नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव के आखिरी दौर में जो लास्ट फेज है इलेक्शन का, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है बनारस की, जहां पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बनारस के रहने वाले हैं, वहां के पुराने नेता हैं, कई टर्म विधायक रहे हैं और पिछले 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी वहां जाकर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और उस बार भी अजय राय जी फ्रेम में थे, अजय राय जी चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां की क्या स्थितियां हैं, ये समझने के लिए हमने सोचा अजय राय जी से बात की जाए। हुआ यह है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से वहां पर गलियारा बनाने के चक्कर में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं, गंगा की कोई खास सफाई नहीं हुई है, जितने वादे थे गंगा के सफाई के वो पूरे नहीं हुए हैं और इसके अलावा संविधान और बाकी सारी चीजों को लेकर भी वहां मसला बना हुआ है। और यह पहली बार है कि उस सीट को कांग्रेस सीरियसली ले रही है, बल्कि मैं कहूंगा गठबंधन सीरियसली ले रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गए वहां प्रचार करने, डिंपल यादव और प्रियंका भी गई वहां पर, साथ में उन लोगों ने रोड शो किया। अजय राय काफी मेहनत कर रहे हैं और गठबंधन भी यहां पर पूरी ताकत लगा रहा है। क्या हालत है, क्या सोच रहे हैं अजय राय जी, कैसे उन्होंने प्लान किया है, इन सब पे बात करने के लिए हमने आज उन्हीं को आमंत्रित किया। नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बनारस की सीट बीजेपी के लिए लंबे समय से 2004 के बाद से कांग्रेस ने वहां पर चुनाव नहीं जीता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 2004 में राजेश मिश्रा जी ने चुनाव जीता था, वो अब आपकी पार्टी में नहीं है। 2004 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पर अच्छा रहा है, लगातार वो चुनाव जीतती रही है। तो एक तो बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट और दूसरा नरेंद्र मोदी जैसा उम्मीदवार जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे में लगातार तीसरी बार आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपकी प्लानिंग है, कैसा लगता है, किस तरह का चुनाव ये रहेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 भी चुनाव में लड़ा, 19 भी लड़ा, ये 24 का चुनाव भी मैं लड़ा। 14 में भी अजय राय थे, 19 में भी 19 में भी अजय राय हैं, 24 में भी अजय राय। अंतर क्या है कि जनता को हम लोगों ने उसमें जगाने का प्रयास किया, कि जनता का बताया कि भाई ये देखिए, ये अच्छे लोग नहीं है, ये पूरे समाज के लिए और देश के लिए और खासकर काशी के लिए भी ये लोग, इनकी सोच केवल व्यापारीकरण की। वो सबके लिए हम लोगों ने समझा, पर जनता नहीं समझी, उसमें जागृत नहीं हुई। पर मैं तो एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह उनके साथ खड़ा रहा, उनको समझाने का पूरा प्रयास किया। आज वही जनता जाग गई है। 24 के चुनाव में लोग जग गए हैं और लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। अब देखिए, इनकी हवा खराब है। अब पूरे घर घर मंत्री और मुख्यमंत्री घुमा रहे हैं, 5-5 लोगों की मीटिंग करा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर आके बनारस में प्रचार कर रहे हैं, 3-3 4-4 गवर्नर घूम रहे हैं घर घर। ये स्थिति हो चुकी है। तो जनता हमारे साथ है, जनता, बनारस की जनता ने जाग चुकी है और जनता हमारे अपने भाई, अपने बेटे, अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़ी है। जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं तो उनके प्रचार के लिए देश भर से सारे लोग पहुंचेंगे। हालांकि गवर्नर्स का चुनाव में प्रचार करना ये पहली बार देखा जा रहा है और ये बहुत अच्छा कोई विजुअल नहीं है। गवर्नर्स को राजनीति से ऊपर माना जाता है, जो राज्यपाल होते हैं, तो उनका चुनाव प्रचार करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारा उचित अनुचित इस चुनाव में खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग का जो पूरा का पूरा रवैया है, इसके अलावा न केवल राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता, लेकिन प्रशासनिक अमले का भी निश्चित रूप से यह संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए उसका भी उपयोग किया जाए, वो भी उसको भी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इन सब के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बनारस एक धार्मिक शहर है। माना जाता है कि काशी जो है वो शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। मैं चूंकि देवरिया का हूं, वहां अक्सर आना जाना बनारस में रहा है, मेरे भाई की पढ़ाई वहां से हुई है बीएचयू से। तो बनारस अपने आप में एक धार्मिक शहर है। साथ में ये सारा कुछ जो राज्यपाल से लेके प्रशासनिक अमले तक का जो सहयोग होगा, इस बीच में जीतने के कितने चांसेस आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मोदी जी बड़े कैंडिडेट हैं, सबसे हॉट सीट है और इस गर्मी में आप उस सबसे हॉट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये धर्म को, अपने धर्म से ये राजनीति को जोड़ना चाहते थे। धर्म ये सब, हम आस्था का हमारे विषय है, हम आस्था के साथ करते हैं। अब उसकी मार्केटिंग करना, अपने सभाओं में भगवान राम का
का चित्र लगाना, भगवान राम के लिए दिखाना, जो भगवान राम को लाए हैं वो हम उनको लाए। अरे भगवान राम को लाने वाली किसकी हैसियत है, किसकी क्षमता है? और भगवान का हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाना, वो फोटो आई मोदी जी की, भगवान बाल रूप को बनाकर मोदी जी हाथ पकड़ कर भगवान को ले जा रहे हैं। ये क्या है? इसलिए सारी चीजें उल्टी पड़ गई इनकी। ये जो उस मंदिर को अपने के लिए मैंने बना रही, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने बनवाया। जो भी सरकार होती है वो बनवाएगी जिसको सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेगा। तो ये केवल अपने भुनाना कि मैंने बनवाया या मैंने लिया, ये क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट ही इनके लिए घाटे के लिए चीज हो गई, जो आज जनता समझ चुकी कि ये मंदिर का जो ये फैला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैंने बनाई, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। जो भी सरकार केंद्र में रहेगी उसको बनवाती। लेकिन बगल में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। राम मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन हुआ, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मैं आपको बताऊं कि हमारे जहां मैं रहता हूं, ईस्ट दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर भी चुनाव के 2 दिन पहले पोस्टर लग जाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। और बनारस मूलतः एक धार्मिक शहर है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बनारस, उत्तर प्रदेश में अयोध्या बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो राम मंदिर के मुद्दे का वहां पर कितना असर पड़ रहा है? इन सारी चीजों को किनारे करके कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा? देखिए, धर्म, मैंने कहा ना कि धर्म अगर वो प्रोपेगेंडा करके या इवेंट करके नहीं करते तो शायद हो सकता था कि जनता नहीं समझ पाती। अब ये जो इवेंट किया इन्होंने, कि राम मंदिर जब इवेंट हुआ तो उसमें हमारे नेता राहुल जी बोलते हैं ना कि भाई उसमें जो भी देखो, आप कौन गया? मुकेश अंबानी गए, उनका पूरा परिवार गया, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं कि ये हीरो आ रहे हैं, ये हीरोइन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग गए जिन्होंने ओपनली कहा था कि हम बीफ खाते हैं। बीफ की बात कहा था कि नहीं? नहीं, उसी में कई ऐसे सेलिब्रिटीज ऐसे गए, फिल्म वाले गए, वो गए, उसमें हीरो है उसने कहा था, वो गए जाके दर्शन कर किया वहां पे। तो ये जनता बेवकूफ है, समझ नहीं रही है, सब जानती है। और उनको जहाज से पूरा उनको प्रोटोकॉल के साथ ले गया। अरे वहां हीरो हीरोइन का कौन काम था? वहां तो पूरे देश और प्रदेश की जनता को जाना चाहिए, गरीब आदमी को जाना चाहिए था। वहां जितने शहीद हुए, शहीद के परिवार को उनको पति उनके माँ बाप को ले जाना चाहिए था। जो इन्होंने इस देश के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी, उसके माँ बाप को ले जाना चाहिए। जैसे मैंने नामांकन किया तो मैंने नामांकन में 3 सेलिब्रिटी कौन आए? एक विशाल पांडे की माता पिताजी, दूसरा अवधेश यादव के माता पिताजी, और एक रमेश यादव उसके माता पिता। ये मेरे लिए सेलिब्रिटी थे। मैंने उनका सम्मान, उनको आशीर्वाद दिया, उनका मैंने सम्मान करके मैंने उनका आशीर्वाद लेके नामांकन किया। जिन्होंने इस देश के लिए अपने नौजवान बेटों को खोया, जिन्होंने इस देश के लिए अपने अपने परिवार को खोया, वो उनको मैंने सेलिब्रिटी बना। आपको उनको ले जाना चाहिए था दर्शन कराने के लिए, उनके लिए आपको जहाज लगानी चाहिए थी, उनको आपको अब चार्टर्ड प्लेन देनी चाहिए थी, कि हीरो हीरोइन और इंडस्ट्रीज को लेकर दर्शन करा रहे हैं। इसलिए जनता समझ गई कि इवेंट हो रहा है, गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं, जनता समझ चुकी। इसका जनता जवाब देने जा रही है 2024 में, खास करके विशेष रूप से मोदी जी को। और पक्का मैं बता रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने अत्याचार अन्याय किया, सब शिवलिंग को तोड़वाया, मंदिरों को तोड़वाया, अच्छा वट वृक्ष हजारों साल पुराना उसको कटवाया इन्होंने। जो 3 अच्छे वट वृक्ष हिंदुस्तान के अंदर हुआ करते थे, अब 2 बचे हैं। एक प्रयागराज में, दूसरा बोध गया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा प्रयागराज जहां पर संगम तीर्थ है हमारा, वहां पर किले के अंदर। अकबर ने जब वो किला बनवाया था तो उसके पहले से वो वहां पर वट वृक्ष था, फिर भी अकबर ने उस वट वृक्ष को कटवाया नहीं। और इन्होंने, ये धर्म के रक्षक बनते हैं, इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में उस जो है अक्षय वट वृक्ष को कटवा दिया, आरी से कटवा दिया, आरी से। अच्छा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, शंकराचार्य हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय भी शंकराचार्य लोग नहीं गए थे। शंकराचार्य लोगों ने काफ़ी सारा रिजर्वेशन शो किया था, अपना नाराजगी भी शो की थी। शंकराचार्य जी ने अपना कैंडिडेट भी वहां खड़ा किया था बनारस में। लेकिन अब ऐसा एक वीडियो आया है जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने भक्तों से, अपने लोगों से और काशी की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव में भाग ही न लें, इस चुनाव में वोट ही न दें, इस चुनाव में बहिष्कार करें। अब आप इस चीज को कैसे लेते हैं? इसका बनारस के चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय शंकराचार्य जी हमारे जो हैं, उनका हम लोग सम्मान बहुत करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है। जब वो एक शिष्य के तौर पे थे हम पूजनीय स्वरूपानंद जी के,
उन्होंने एक प्रतिकार, एक गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन का लेके उन्होंने उस पे समर्थन किया था। इनके ऊपर काफी लाठियां चली थी, इनके बटुकों पर लाठियां चलाई गई थी और इनको स्वयं लाठी चलाई थी प्रशासन ने। मोदी जी सांसद थे, प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने सड़क उतर उसका विरोध किया, एक प्रतिकार यात्रा निकली, उसमें सड़क उतर के विरोध किया था और इनके ऊपर जो लाठियां चली शंकराचार्य जी के, इसके समर्थन में हम लोग खड़े थे और उसके कारण मेरे मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया। मैं 7 महीने जेल काटा, धर्म के ही नाम पर मैं जेल काटा था। जो प्रतिकार यात्रा लगी, साधु महात्माओं पर, संतों पर, गेरुआ वस्त्रधारियों पर लाठी चली थी। योगी जी देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी थे, मोदी जी के राज में उनके ऊपर कार्रवाई लाठी चली और मेरे ऊपर एनएसए लगवाया गया। और ठीक है, प्रदेश में सरकार दूसरी की थी पर केंद्र में सरकार इनकी थी और इन लोगों ने दबाव बनवाकर कार्रवाई कराई। हम लोग जेल काटे, हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे लगता है कि आदरणीय शंकराचार्य जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है, मैं उनका शिष्य के तौर पे आग्रह करता हूँ कि वो हम लोगों के लिए अपील करें, हम लोगों के लिए वोट देने का आग्रह करें और आग्रह मैं उनसे करता हूँ, हम लोगों को, मतलब पूरे बनारस के लोगों से वो अपील करें कि जो आपके परिवार का बेटा है, आपके घर का है, उसको वोट डालें, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। जो मुझसे हो सकेगा, मुझसे धर्म के लिए जितना हो सकेगा उतनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, इससे मैं पीछे नहीं रहूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साथ ही आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस बार गठबंधन बहुत अच्छा हुआ है, तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से? अब देखिए, ऐसा है पांडे जी कि अब ये तो बड़ी बात ये लोग बोलते हैं, भाजपा के लोग। अब ये जनता तय करेगी कि कितनी सीटें हमको मिलेगी और कितने वोट से हम जीतेंगे। मालिक लोकतंत्र में तो जनता होती है। हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता हमको आकलन करती है कि कौन व्यक्ति हमारे हमारे साथ खड़ा रहा है, मेरे सुख दुख का साथी कौन है, कौन हमें परिवार की तरह ट्रीट करता है और कौन केवल हमें एक इस्तेमाल करता है वोटर के तौर पे। तो ये जनता को तय करना है कि वो अब कितने वोट से जीताएगी, कितनी सीटें। इतना मैं कहना चाहूंगा कि इस बार निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ और केंद्र में सरकार बनाएगा और प्रदेश के अंदर भी निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत रहेगा और आगे रहेगा। आखिरी सवाल पर बढ़ने से पहले एक सवाल राहुल गांधी को लेकर। इस चुनाव में राहुल गांधी बेहद सक्रिय हैं। जिस तरह से वो न्याय, कई सारे न्याय लेकर आए, युवा के लिए न्याय, स्त्री के लिए न्याय और भी बहुत सारी योजनाएं लेके आए, जिसको लेकर मंगलसूत्र वगैरह की बात शुरू हो गई। राहुल गांधी एकदम जो कहा जाता है कि ऑन द गो पे हैं, लगातार भाषण दे रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, अटैकिंग है काफी। मैं आपको बताऊं कि कल देवरिया से एक फोन आया था एक दोस्त का, मैं उनसे बात कर रहा था, वो आपकी पार्टी के नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल रहा है, एक लहर जैसी चल रही है जो दिखाई भले न दे लेकिन अंडर करंट है। आपको क्या लग रहा है कि राहुल जी की जो ये आक्रामकता है, आपके बनारस में भी वो आए ही थे, इस आक्रामकता का कितना लाभ आपको मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर से राहुल जी एक का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही इसको मैं कहूँ कि पूरे दुनिया के अंदर उनको मान लिया गया कि वो मजबूत नेता है, जनता के सेवक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने 10,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मैं पूरे दोनों में यूपी में साथ साथ रहा हूँ और निश्चित तौर से भले इंसान है और उनको आम जनता पसंद करती है, कभी झूठ नहीं बोलते, दिखावा नहीं पसंद है। कल की बात बता रहा हूँ, कल एक हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं, उन्होंने कल 2 दुपट्टे लिए थे मंच पर उनको ओढ़ाने के लिए और मुकुट लिया था चांदी का। तो सोचिए, सजगता देखिए। उन्होंने मुझसे कहा कान में, यार अजय देखो मैं मुकुट नहीं पहनता हूँ। हमने कहा नहीं भैया, मुझे मालूम। क्यों? आप सोचिए, आप ये बात कितनी बड़ी बात है। इतने बड़ा परिवार का कोई व्यक्ति आज, जिसने पूरी सत्ता के बीच में पूरा जन्म लिया, लालन पालन जिसका हुआ, आज उन्हें दिखावा पसंद नहीं। आज ये जो बड़े बड़े नेता यहाँ बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, मोदी जी एंड जो इनकी कंपनी है, ये केवल दिखावे पे चल रही है। तो राहुल जी अब इस तरह की सोच वाले लोगों को निश्चित देश की जनता पसंद कर रही है और आम आदमी पसंद कर रहा है। जो राहुल जी ने कहा, चाहे नोटबंदी के लिए कहा, कोरोना के लिए कहा, जो कहा वो सब चीजें साबित होती चली जा रही हैं। और आज जो कह रहा हूं, उन्होंने कल कहा कि अब मोदी जी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, अब यहाँ चुनाव सांसद का हो रहा है, तो अजय राय से बेहतर सांसद का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। आप सब लोग काशी वासियों के लिए संघर्ष करते हैं, अजय राय को चुनाव जिताइए और अजय राय आपके सुख दुख का साथी रहेगा। ये राहुल जी ने कल कहा। ये पक्का है कि नहीं? अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, अब ये निश्चित तौर से ये यहाँ से चुनाव हार कर निकल जाएंगे गुजरात के लिए।
और आखिरी सवाल, हो सकता है कि पिछले सवालों का दोहराव जैसा लगे, लेकिन यह है महत्वपूर्ण। नरेंद्र मोदी कोई सामान्य राजनेता नहीं है, ईश्वर तो वो खुद को कह ही चुके हैं। अभी चुनाव के बीच में उन्होंने घोषणा कर दी कि विवेकानंद रॉक पे जा रहे हैं वो तपस्या करने के लिए। जिस समय अपने चुनाव क्षेत्र में उनको होना चाहिए उस समय वो तपस्या कर रहे हैं। मीडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सुबह से उठने से लेकर शाम तक को दिखाता रहता है, लगातार सब कुछ लाइव दिखाता रहता है, उनके ढेर सारे इंटरव्यूज आए, वो इतिहास कभी ले आते हैं। कल कह दिया कि महात्मा गांधी को फिल्म बनने से पहले कोई जानता ही नहीं था। जितनी सारी तिकड़में वो करते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, आपको वाकई लगता है कि उनका मुकाबला आसान है? बनारस की जनता उनके ये जो सारे क्रियाकलाप हैं उनसे प्रभावित होकर एक बार फिर उनके साथ नहीं खड़ी होगी? देखिए ऐसा पांडे जी, निश्चित तौर से हर व्यक्ति को एक उसका अपनी अपनी सोच होती है और उनको अब अधिकार है कि वो तपस्या करने जाएं, वो पूजा करें, गंगा जी में बनारस में आके स्नान करें। मैं तो कहूँगा कि बनारस में जहाँ पे आपने फावड़ा चलाया था, आप बनारस आकर माँ गंगा का स्नान करिए 80 घाट में, जहाँ पर 80 नदी जो हमारी थी नाले के रूप में परिवर्तित हो गई, वहां पर स्नान करिए और वहां स्नान करके 80 पर अब तपस्या पे बैठिए ना, 80 बनारस में बैठिए। अब बाहर क्यों जा रहे हैं? बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तीनों लोगों से न्यारी नगरी है काशी, त्रिशूल पर है और मुक्त काशी है। काशी छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो काशी छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में बैठूंगा, बाबा विश्वनाथ के दरबार में चलकर उनसे आराधना करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि तीनों लोग के आप मालिक हैं, आप रक्षा करिए हम सबकी, आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा, बाबा काल भैरव से प्रार्थना करूंगा, जो हमारे बाबा हमारे शहर के कोतवाल हैं उनसे आग्रह करूंगा, उनका दर्शन अभिनय उनका मैं पूजा करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो काशी में माँ गंगा के तट पर बैठकर तपस्या करेंगे। हम लोग काशीवासी हैं, माँ गंगा के पुत्र हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। कण कण में यहाँ पे विराजमान है महादेव, बाबा निश्चित तौर से रक्षा करेंगे। जो इन्होंने यहाँ पर जो पाप किए हैं, जो बाबा के दरबार में मंदिरों को तोड़ा है, मुक्तेश्वर महादेव को तोड़ा, शनि भगवान को तोड़ा, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को तोड़ा, अन्नपूर्णा जी के मंदिर को तोड़ा, गणेश जी के विनायकों को तोड़ा, माँ पार्वती को तोड़ा, अक्षय वट को गिराया, ये पाप तपस्या करने से नहीं जाएगा। ये बाबा विश्वनाथ के दरबार में ही आएंगे, यही माँ गंगा के तट पे, तभी यही मुक्ति मिल सकती है। बाबा का दरबार निश्चित तौर से हम सब के लिए है, काशी के लिए है और ये जाकर जहां भी करना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि जनता सारी असलियत जान चुकी है। एक एक चीज इसका जवाब निश्चित तौर पे 1 तारीख को इनको मिलने जा रहा है। मोदी चुनाव हारेंगे, पूरी तरीके से हारेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। चुनाव प्रचार के समय में समझ सकता हूं कि कितनी व्यस्तता होगी, इसके बीच में आपने समय निकाला, हमसे बात की, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय राय जी, बनारस से प्रत्याशी, तीसरी बार लगातार प्रत्याशी हैं और सिर्फ प्रत्याशी नहीं हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की है। हालांकि बनारस में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाना आसान काम कतई नहीं होगा। पिछली बार तकरीबन 4 लाख वोट से वो जीते थे, तो डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। अगर चीजें पलटती भी हैं तो ये गैप भरना आसान नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, कभी कोई किसी को हरा सकता है, कोई किसी को हरा सकता है। ये जो जज्बा है हर हाल में जीतने का, ये तो होना ही चाहिए। बाकी 4 तारीख को तो पता चल ही जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन बनारस में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होकर उभरे हैं और ऐसे में फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसका इंतजार हम सबको रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।